नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं करंट को। और जितने भी आपके टॉप मोस्ट जो करंट के क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे रोज की तरह। सबसे पहले हम करेंगे आज के कुछ ऐतिहासिक बिंदुओं पर बात, उसके बाद हम करेंगे आज के जो करंट के क्वेश्चन है उन पर डिस्कस। रोज की तरह सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज का क्या कुछ ऐतिहासिक तथ्य। देखो, आज ही के दिन कुछ बड़ी घटनाएं घटी हैं। जैसे बड़ी घटनाओं में एक घटना क्या है आपकी कि ब्रिटेन और फ्रांस की सेना ने चीन की राजधानी बीजिंग पर जो है संयुक्त रूप से आज ही के दिन क्या किया था, कब्जा किया था। ठीक है, तो 1860 में कब किया था? 1860 में ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त सेना ने चीन पर जो है क्या किया था, कब्जा किया था। इसके बाद 1938 में निदा फाजली एक बहुत फेमस शायर हुए हैं भारत के और बहुत बड़े राइटर हुए हैं। तो इनका जो है आज ही के दिन प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार का जन्म हुआ था। इसके अलावा और क्या है आपका एक क्वेश्चन ये है कि सन 2000 में अंतरिक्ष यान डिस्कवरी फ्लोरिडा से आपका अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। ये जो डिस्कवरी है इसने हमारे जो गैलेक्सी है उसके बारे में ऐसी जानकारियां दुनिया को दी थी जो जानकारी किसी को पता नहीं थी। जैसे हमारी मिल्की वे का आकार क्या है, ऐसा आकार में हम कितने % उसको देख पाते हैं, वो सारी जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? अंतरिक्ष यान फ्लोरिडा के डिस्कवरी द्वारा दी गई थी। केरल की सिस्टर अल्फोंसा भारत की पहली महिला संतमती बनी। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कई बार एसएससी में आया हुआ भी है कि केरल की सिस्टर जिसका नाम क्या है, अल्फोंसा, भारत की पहली महिला संत का इनको दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये कुछ ऐतिहासिक क्वेश्चन थे। सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप ये समझ लो कि ये पेपर में आपका रखा हुआ है। ठीक है, जितने भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो सारे बता रहे हैं कि एमटीएस में हमारी जो क्लास चल रही है उनसे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आप लगातार देखते रहिए जिससे आपके एग्जाम जो चल रहे हैं उनमें आपको मदद मिलती रहे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? देखो, अब की बार अगर देखा जाए तो भारत ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सुधार किया है, पर इतना भी सुधार नहीं है जिससे हम संतुष्ट हो सके। पिछले साल की अपेक्षा अब की बार हमारा स्थान थोड़ा सुधरा है। तो भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें भारत का जो स्थान है वो क्या है, 105वां है। और अगर आपसे पूछा जाए ये कि आपका, तो ये आपका विश्व खुशहाली सूचकांक की अगर बात करें तो इसमें भारत का स्थान जो है वो कितना है, 126वां है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 में हेनले पासपोर्ट में जो भारत की रैंकिंग है वो कौन सी है, 82वीं है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो आप बताना कि भारत का सूचकांक जो है वो कितना है, वो आपका 159 है। 4 अलग अलग सूचकांक मैंने आपको बताए हैं, चारों सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में रखे हुए मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तो भारत का स्थान है 105वां। इसके बारे में पूरी डिटेल पे बात करते हैं, इससे क्या क्या चीजें बन सकती है। देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर बात करें तो दुनिया के कुल इसमें 127 देशों को शामिल किया गया था। इन 127 देशों में भारत का स्थान रहा है 105वां। आयरलैंड की एक संस्था है जिसका नाम है कसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मनी की एक संस्था है जिसका नाम है वेल्थु गरहिल्फे। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, दुनिया के ऐसे देशों का एक समूह तैयार करते हैं कि जहां लोगों की जीविका किस तरह की है और वो सारे लोग जो है अपने यहाँ पर किस तरीके से नई जनरेशन को तैयार कर रहे हैं उसके आधार पर ये आपका हंगर इंडेक्स जारी करते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2023 में भारत का स्थान जो है वो 111वां था, अब की बार हमारा स्थान 105वां है। पिछली बार 125 देश शामिल हुए थे, अब की बार 127 देशों को शामिल किया गया है इस इंडेक्स में। मूल मुद्दा यह है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको जीएचआई के नाम से भी कई बार शॉर्ट फॉर्म में पेपर में दे देता है, तो ये कितने संकेतकों के आधार पर जो है अपना जजमेंट देता है। तो ये बिल्कुल सही जजमेंट इसने दिया है कि अंडर नॉरिशमेंट क्या होता है। अंडर नॉरिशमेंट का मतलब होता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो भरपेट भोजन खाते हैं। तो भारत में इसने आंकड़ा बताया है कि लगभग भारत के कितने
40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 3 टाइम का क्या है, भरपेट खाना नहीं मिलता। तो ये 4 आंकड़ों के आधार पर अपनी जो है बात बताती है। एक अंडर नॉरिशमेंट, बाल मृत्यु दर, बाल कुपोषण और बाल विकास में स्टंटिंग। इसमें बात करते हैं तो अंडर नॉरिशमेंट की बात करें कि अंडर नॉरिशमेंट क्या होता है कि कितने जो लोग हैं यहां पर भरपेट भोजन खाते हैं। तो भारत में लगभग 80-85% लोग तो भरपेट भोजन खाते हैं, पर भोजन ऐसा होता है जिसमें उनको सही तरीके से पोषण नहीं मिल पाता। इसके अलावा बाल मृत्यु दर की अगर बात करें तो इसमें यह है कि 5 वर्ष से कम आयु, 5 वर्ष से कम आयु के 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के आधार पर, बच्चों की मृत्यु दर के आधार पर इसमें जो है नंबर दिए जाते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है उनके कुपोषण के आधार पर जो है इसमें नंबर दिए जाएंगे। बाल विकास में स्टंटिंग की अगर बात करें तो ये आती है कि बच्चों की लंबाई कितनी है, लंबाई के आधार पर जो है क्या दिया जाता है, ये नंबर दिए जाते हैं। तो भारत में लगभग 70% जो व्यक्ति है उनकी औसत लंबाई यूरोप और अफ्रीका के लोगों से कम है। और इसका प्रमुख कारण क्या है कि हमारा खान पान उन देशों की अपेक्षा जो है क्या काफी खराब है। भारत से अच्छी रेटिंग जो है नेपाल की है, बांग्लादेश की है, श्रीलंका की है, पाकिस्तान की है, पर भारत की रेटिंग जो है इतनी अच्छी नहीं रही है। और अब की बार पिछली बार से जो है सुधार हुआ है और भारत का नंबर जो है वो कितना है, 105 है। क्लियर है? आपको मैंने सारी डिटेल इसमें बता दी है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ लेना कि सर मुझे समझ नहीं आया, इसको दोबारा से समझा दो, दोबारा समझा दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो देखो, आपको मैंने कल बताया था कि हान कांग की अगर बात करें तो हान कांग को मिला है किसका? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। इनको मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। क्लियर है? साहित्य का नोबेल मिला है। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्था है तो इसको अभी तक 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कितनी बार? 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये एक ऐसी संस्था है कि युद्ध जब किसी देश के बीच चलता है तो वहां पर जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो मामले को सुलझाने के लिए वहां क्या क्या दिक्कत रही है और युद्ध चलते समय भी उनको किस तरीके से मामला उनका सुलझाया जा सकता है, उस तरह की शांति के काम में जो है ये बड़ी भूमिका निभाती है। इसको शांति का 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा नरगिस मोहम्मदी की बात करें तो 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। और नरगिस मोहम्मदी, आपको पता होगा कि नरगिस मोहम्मदी कहाँ की थी? नरगिस मोहम्मदी ईरान की एक महिला वकील थी जिनको 32 साल की जेल ईरान की सरकार ने की थी और जेल में ही उनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपको ध्यान हो तो निहोन आपकी हिडान क्यों, ये आपका क्या है? आंसर है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 का ये आपके जापान की एक संस्था है जो क्या करती है, जो शांति प्रयासों को जो लेकर जो है दुनिया में परमाणु से जो दिक्कत होती है उनके बारे में जागरूकता फैलाती है। पूरी बात बताता हूं आपको क्या है। दरअसल क्या हुआ कि आपको पता होगा कि जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो सेकंड वर्ल्ड वार के समय क्या हुआ कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या हुआ, आपका लिटिल मैन और लिटिल बॉय और फैट मैन। पहला कौन सा था? पहला आपका था लिटिल बॉय और दूसरा आपका है फैट मैन। ये 2 परमाणु बम थे जो हिरोशिमा, किस पर? ये वाला आपका हिरोशिमा पर और आपका ये वाला कहां पर? नागासाकी पर गिराया गया था। और यहां जो है बड़ी मात्रा में क्या हुआ था? लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद परमाणु हमले के बाद यहां के लोगों ने क्या क्या सामना किया है, उस सामने को दुनिया को दिखाने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। और इस संस्था को जापान में हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, इस संस्था को जापान में हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है।
ये क्या कर रही है कि दुनिया को बता रही है कि जो परमाणु हथियार है ये अच्छे नहीं है। इसके अलावा इसके काम क्या है, परमाणु निशस्त्रीकरण का ये संदेश देती है, पीड़ितों की आवाज उठाती है और पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने का ये काम करती है। तो आपको इसके बारे में आपको सही तरीके से जानकारी मिल गई होगी। मैं रोज आपको बता रहा हूं कि नोबेल पुरस्कार आपके जो है 14 तारीख तक दे दिए जाएंगे। अब केवल आपका अर्थशास्त्र का नोबेल बचा है, कल तक आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी हो सकता है दे दिया जाए। ठीक है, इसके बाद जापान के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जापान की अगर बात करें तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। और टोक्यो जो है आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। इसके अलावा मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा यहाँ की क्या है, येन है। और जापान की सबसे एक खाद्य सामग्री है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है, सुशी। सुशी पूरी दुनिया में एक बहुत फेमस जो है खाद्य पदार्थ है। इसके अलावा आपको मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि ये ऐसे इस तरीके से कुछ बड़े बड़े द्वीपों के रूप में जापान बसा हुआ है, जिसमें सबसे पहला वाला द्वीप है होन्शु, उसके बाद एक है होक्काइडो, फिर आपका कौन सा है, क्यूशु, और फिर आपका है शिकोकू। ये 4 बड़े बड़े द्वीपों का समूह जो है वो क्या है, जापान है। और जापान की राजधानी जो है वो कहां, होन्शु द्वीप पर ही बसी हुई है। इसके अलावा आपको और बताना है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जापान का सबसे ऊंचा पर्वत जो है उसका नाम क्या है, माउंट फूजी है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी का पर्वत है और जापान में सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं वो इसी पर्वत के आसपास से आते हैं। इसके अलावा जापान का पिट्सबर्ग, कई बार पूछा जाता है कि जापान का पिट्सबर्ग किसको कहा जाएगा, तो जापान का एक शहर है जिसका नाम है यवाता। यवाता को क्या कहा जाएगा, जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। इसके अलावा कई बार आपको पिछली बार जो आपने पेपर देखा होगा, आपका एआरओ का पेपर जो लास्ट बार हुआ है, और इसके अलावा सीपीओ का पेपर, 2 पेपरों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जापान का जो पूछा गया है कि मैनचेस्टर किसको कहा जाएगा, तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। किसको, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। तो मैंने जितने क्वेश्चन आपको बताए हैं आपको ध्यान होने चाहिए। और अभी मैंने लगभग 4 दिन पहले एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, और मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि पहले वो जापान के रक्षा मंत्री थे। मुझे कमेंट में बताएं आपके जापान के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं, सॉरी प्रधानमंत्री कौन बने हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि माइंडफुलनेस इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। माइंडफुलनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। देखो आपने एक पढ़ा होगा कि यहां जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, ये आयोजन किया जा रहा है आपका मुंबई में। पहले माइंडफुलनेस के बारे में बात कर लेते हैं। माइंडफुलनेस का ये भारत में इस साल का 3रा संस्करण है। कितना, 3रा संस्करण है। और इसका आयोजन 17 और 18 अक्टूबर को मुंबई में होगा। इसका आयोजन कब होगा, 17 और 18 अक्टूबर में इसका आयोजन होगा। इसके अगर एम की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी भारत में नेता हैं और जितने भी पेशेवर स्वास्थ्य मतलब ये जो डॉक्टर वगैरह लोग हैं, और इन सभी को सहानुभूतिपूर्ण कार्यस्थलों के लिए रणनीतियां बनानी है। मतलब कोई डॉक्टर है तो अपने जो चिकित्सालय में किस तरह की सहानुभूति नीतियां बना सकता है, कोई अगर नेता है तो वो अपने क्षेत्र में किस तरह की सहानुभूति नीति बना सकता है। इसके अलावा अगर कोई और सामाजिक कार्य करता है तो वो कैसे सहानुभूति नीतियां बना सकता है, उसके लिए ये काम करती है संस्था। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाना तो आप बताना कि इसका आयोजन कौन करता है। इसका आयोजन माइंडफुल साइंस सेंटर के द्वारा किया जाता है। और इसमें इसकी थीम अगर पूछी जाए आपसे क्या है, तो थीम अगर पूछी जाए तो व्यवधान के युग में आगे बढ़े। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है व्यवधान के युग में आगे बढ़े। इसके अलावा थोड़े से और पॉइंट बात कर लेते हैं। काठमांडू का इसमें जिक्र आया तो आपको पता है कि सार्क जो है, सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, काठमांडू में है। और अभी मैंने कल वाली क्लास में आपको लाओस का जिक्र बताया था कि अभी आपकी जो है पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशियाई इंडियन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहां पर किया जा रहा है, लाओस में किया जा रहा है। और आज नरेंद्र मोदी वहां की यात्रा पर गए हुए हैं। तो
तो लाओस से भी ध्यान रखना है। लाओस की राजधानी आपसे कई बार पूछी जाती है कि लाओस की राजधानी क्या है, वियंतियाने है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये वो व्यक्ति है जिसने पूरे भारत का सिर जो है संगीत के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है ऊंचा किया है और पूरी दुनिया को भारत के संगीत से रूबरू कराया है। हाल ही में किस राज्य ने उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया? उस्ताद अलाउद्दीन खान मध्य प्रदेश के थे, तो मध्य प्रदेश ने क्या किया है, मध्य प्रदेश ने इनका जो है क्या किया है, अलाउद्दीन खान के नाम से महोत्सव का आयोजन करवाया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका आयोजन स्थल क्या है, तो महर एक जो है, महर जो है एक स्थान है जहां पर इसका आयोजन किया गया है। महर एक जिला है। इसके अलावा यहां आपसे पूछा जाए कि आपके जो अलाउद्दीन खान है वो कौन है, तो आप बताना कि सर ये महर घराने के क्या है, महर घराने के क्या है, संस्थापक है। ठीक है, तो आपको मैं बता दे रहा हूं, अलाउद्दीन खान अगर आपसे पूछा जाए कौन थे, तो अलाउद्दीन खान आप बताना कि महर घराने के संस्थापक है। ये एक संगीत को नहीं बजाते थे, इनके साथ इनके मतलब कई क्षेत्र थे जहां पर ये इनको निपुणता हासिल थी। तो आप कह सकते हैं कि सुरबहार, तबला, सरोद वादक, ये जो है बहुत बड़े लेवल पर जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इनका इन्होंने वादन किया है। भारत के कुछ प्रमुख प्रमुख घराने हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख लोग हैं, उनको भी जरा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि उस्ताद अमानत अली खान कौन से घराने से है, तो उस्ताद अमानत अली खान और बड़े गुलाम अली खान जो है वो कौन से घराने से है, आगरा घराने से है। कौन से घराने से है भाई, आगरा घराने से है। इसके अलावा हद्दू खान और हस्सू खान, कई बार पूछा जाता है कि हद्दू खान और हस्सू खान कौन से घराने से है, तो ये मध्य प्रदेश का ग्वालियर है, उस ग्वालियर घराने से है। घराने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि घराना का मतलब क्या होता है, तो घराने का मतलब आप मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि घराने का मतलब होता है स्कूल। ठीक है, किसी संगीत को सीखने का एक केंद्र, उसको क्या कहा जाएगा, घराना कहा जाएगा। इसके अलावा जयपुर की बात करें, जयपुर अतरौली घराना, अगर इससे जुड़े हुए व्यक्तियों की बात करें तो इसमें आपके बीरू बाबा और राही माता, ये दोनों जो है कौन से, जयपुर घराने से है। कौन से, जयपुर या अतरौली घराने से कौन है, बीरू बाबा और आपके राही माता, ये दोनों जयपुर घराने से है। अगले क्वेश्चन में आए, अगर आपसे पूछा जाए किराना घराना, इसके कौन व्यक्ति जो है जो सबसे फेमस है, इस घराने के जो प्रमुख शिष्य रहे हैं वो कौन है, तो पंडित भीमसेन जोशी और पंडित रविशंकर जो है वो क्या है, पंडित रविशंकर आपके किराना घराना के हैं। आपको पता होगा कि भारत का पहला ऐसा व्यक्ति जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला हो, तो भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड किसको मिला था, पंडित रविशंकर को। और इस साल भारत के 5 लोगों को ग्रैमी अवार्ड जो है दिया गया है, जिसमें सबसे फेमस और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आदमी अगर कोई है तो वो कौन है, वो है शंकर महादेवन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पर्वत की चोटी से है, इसमें भी बिल्कुल जान निकाल लेंगे क्वेश्चन की कि माउंट धौलागिरी, माउंट धौलागिरी किस देश में स्थित है। दरअसल माउंट धौलागिरी इसलिए चर्चा में आ गई कि माउंट धौलागिरी की चढ़ाई करते हुए रूस के कुछ जो है पर्यटक मर गए, इस वजह से ये पूरी दुनिया में चर्चा में आ गई। धौलागिरी जो है एक ऐसी चोटी है जिसको चढ़ते समय ज्यादातर इसका जो कोण है वो 80 डिग्री के कोण के आसपास जो है ये चोटी है, तो इसकी चढ़ाई दुनिया की सबसे कठिन चोटियों में से एक है। तो इसलिए जो है इस पर लोग चढ़ने से डरते हैं। तो रूस के लोग यहाँ पर जो है क्या है आए थे और वो इस पर चढ़ रहे थे, तो उनकी जो है क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि धौलागिरी कहाँ पर है, तो आप बताना कि सर धौलागिरी नेपाल में है। कहां पर है, नेपाल में है। जरा बात करते हैं नेपाल के पर्वतों की, दुनिया के पर्वतों की, उसके बाद फिर ऑप्शन पर डिस्कस करेंगे। देखो यहां क्या है कि ये मैंने बता दिया कि मृत्यु के कारण जो है चर्चा में है। माउंट धौलागिरी जो है दुनिया की सबसे 7वीं ऊंची चोटी है। दुनिया की क्या है, दुनिया की सबसे 7वीं ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है कि धौलागिरी का संस्कृत में अर्थ होता है सफेद पहाड़। इसका मतलब भी कई बार पूछ लेता है, तो धौलागिरी का मतलब होता है सफेद पहाड़। और इस पर पहली चढ़ाई जो करी थी वो एक स्विट्जरलैंड के पर्वतारोही थे जिनका नाम था मैक्स आइसेलिन। मैक्स आइसेलिन के द्वारा 1960 में इस पर पहली बार चढ़ाई की गई थी।
ठीक है। इसके बाद कुछ दुनिया के पर्वत है, जैसे एशिया या दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपकी कहां पर है? नेपाल में है। और नेपाल में ये कौन से पर्वत की चोटी है? नेपाल में हिमालय पर्वत की क्या है? चोटी है। हिमालय को क्या कहा जाता है यहाँ पर? हिमालय को यहाँ पर स्वर्ग का भाल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा? स्वर्ग का भाल कहा जाता है। कई जगह इसको जो है क्या कहा जाएगा? कई जगह इसको कहा जाता है सागर माथा। ठीक है, ये ध्यान रखना, कई जगह इसको क्या कहा जाएगा? सागर माथा कहा जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तो ये कह सकते हैं कि अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी जो है इसका नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो है। इसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर, 5,895 मीटर है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊंची जो चोटी है इसका नाम क्या है? माउंट देनाली है। माउंट देनाली उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर आपसे पूछा जाए ये किस एरिया में है, तो जहां पर 2022-2021 में परमाफ्रॉस्ट अलास्का वाले क्षेत्र में, अलास्का वाले क्षेत्र में जो है ये है 2022 में यहां पर सबसे ज्यादा परमाफ्रॉस्ट की कंडीशन हुई थी। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एकाकांगुआ है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकाकांगुआ। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रस। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कोसियुस्को। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है विजन मैसिव। क्या नाम है? विजन मैसिव। इसमें जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चीन की अगर बात कर तो चीन का एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? कुनलुन सान। चीन में एक पर्वत है जिसका नाम है कुनलुन सान। और इसको जो है कई बार क्या कहा जाता है? इसको एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको? एशिया की रीढ़ भी कहा जाएगा। म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार जो है भारत का पड़ोसी देश है। और यहां पर आपको पता होगा कि माउंट आपकी जो कुछ पहाड़ियां है जैसे नागा हिल, लुसाई हिल, मीजो हिल, वो कहां पर है? भारत और म्यांमार की सीमा रेखा पर है। भारत की अगर बात करें तो भारत में दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर के आता है तो इसमें आती है सबसे ऊंची चोटी का नाम आता है K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन आती है। और अगर यही वाली बात ऐसे करके पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो तब आंसर आ जाता है कि कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा है। आपको पता होगा कि दुनिया का लगभग 29% के आसपास हिस्सा पर्वतीय है और दुनिया के लगभग 10% लोग पर्वतों पर रहते हैं। क्लियर है? ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है नया कि हाल ही में रतन टाटा की जो मृत्यु हुई है तो फिर टाटा ट्रस्ट के जो चेयरमैन है उनमें बदलाव किया गया है। तो टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? ठीक है, टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो आपका आंसर आ जाएगा नोएल टाटा। रतन टाटा के भतीजे हैं ये, नोएल टाटा। इनको क्या बनाया गया है? इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। नया अध्यक्ष इनको बनाया गया है। साइरस मिस्त्री आपको पता होगा, साइरस मिस्त्री जो है ये पहले इसके सीईओ हुआ करते थे। और एक सड़क दुर्घटना में साइरस मिस्त्री की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब इसमें नटराज चंद्रशेखरन की बात करें तो नटराज चंद्रशेखरन जो है इसके सीईओ है। और रतन टाटा की जो है वो क्या हुई है? रतन टाटा की मुंबई में क्या हो गई है? मुंबई में मृत्यु हुई है। मुंबई में मृत्यु हुई है। क्लियर है? कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि रतन टाटा जो है वो कौन से धर्म से थे? तो रतन टाटा जो है वो कौन से धर्म से है? कई बार अगर पूछा जाए तो बताओ कौन से धर्म के? हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी। तो ये कौन से धर्म के हैं? पारसी धर्म के हैं। और यहां पर पारसी धर्म के मंदिर कई बार पूछे जाते हैं, तो पारसी धर्म के मंदिरों को क्या कहा जाएगा? पारसी धर्म के मंदिरों को अग्नि मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? पारसी धर्म के मंदिरों को अग्नि मंदिर कहा जाता है। क्लियर है? इसके बाद आपसे पूछा जाए तो नोएल टाटा के बारे में जरा थोड़ी जानकारी बता दूं। नोएल टाटा जो है दोराबजी टाटा ट्रस्ट और रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी है। और टाटा ट्रस्ट में जितनी भी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है वो इसी की है, तो इसलिए इनको निर्विरोध टाटा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर है बात? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो टाटा समूह के बारे में आपसे मैं बताऊं
तो इसकी स्थापना 1868 में मुंबई में की गई थी। कब की गई थी? 1868 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक अगर पूछा जाए कौन है? जमशेद जी, जो टाटा जो है इसके संस्थापक थे। और भारत की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी जो है वो कौन सी है? टाटा ही है। कौन सी है भारत की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी? भारत की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी टाटा है। समझ में आ रही है बात? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना कि टाटा भारत में 100 के आसपास इसके क्या है? उपक्रम है। अलग अलग कंपनियां जो है इसकी टाटा की भारत में है। आप ये कह सकते हैं कि भारतीय एयरलाइन को इसने अभी थोड़े दिन पहले क्या किया था? अधिग्रहित किया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी, कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर तक कहां की यात्रा पर जाएंगी? तो अल्जीरिया आपका होगा, मोरिटानिया होगा, मालावी होगा, पर मोरक्को जो है इसका आंसर नहीं होगा। वो जो है 3 देशों की यात्रा पर जाएंगी, अल्जीरिया की, मोरिटानिया की और मालावी की यात्रा पर जाएंगी। ये पहली बार ऐसा होगा कि भारत का कोई राष्ट्रपति जो है वो किसकी? मोरिटानिया की यात्रा पर जाएगा। बड़ी बात होगी ये। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप से आपको समझना है कि ये क्या है? दुनिया का दूसरा बड़ा जो है क्या है? महाद्वीप है। इसको कई बार पूछा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? अंध महाद्वीप भी कहा जाएगा। इसके अलावा कई बार और कुछ चीजें पूछी जा सकती है। तो इसमें यह पूछा जा सकता है कि यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और इसमें आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे गरीब महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे गरीब महाद्वीप आपका अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए मरुस्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो कौन सा है? वहां का सहारा मरुस्थल जो है सबसे बड़ा है। और यहाँ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी जो है वो सहारा मरुस्थल को क्रॉस करके जाती है। सबसे बड़ी नील नदी है। क्लियर है? थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का नक्शा कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो यहां पर जो इस वाले हिस्से में जो कुछ देश हैं उनको एक ट्रिक से याद आप रख सकते हैं, जिसको कहा जाता है सीड। इसमें 4 देश है और इन 4 देशों को कहा जाता है क्या? इन 4 देशों को कहा जाएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहा जाएगा मेरे भाई? इसको कहा जाएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाएगा। क्लियर है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं? 4 देश हैं। सोमालिया, इरिट्रिया और इथोपिया और एक आपका जिबूती। अगले वाले पेज पर बताता हूं आपको कितने देश है। 4। सीड से आप ध्यान रखना, सीड से कितने देश है? 4। इसको कहा जाएगा क्या? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये भाई साहब आपका क्वेश्चन लगभग ये 10 बार से ज्यादा आपका एसएससी में पूछा जा चुका होगा। तो इसमें एस से हो गया आपका कौन सा देश? सोमालिया। ठीक है, इसके अलावा ई से हो गया आपका इरिट्रिया, एक देश इरिट्रिया। इसके अलावा एक देश हो गया आपका जिसको कहा जाएगा क्या? इथोपिया। और एक देश होता है डी से जिबूती। ठीक है, एक देश है जिसका नाम क्या है? जिबूती। ये जो है यहाँ के 4 देश हैं जिनको कहा जाएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। मोरक्को की बात अगर करेंगे, मोरक्को के बारे में बात बाद में करेंगे, पहले बात कर लेते हैं हम अल्जीरिया के बारे में। अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरियस है। मुद्रा की अगर बात करें तो अल्जीरियाई दिनार इसकी क्या है? मुद्रा है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्देलजिज बाउतेफ्लिका यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो अल्जीरिया है। कौन सा देश है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला? अल्जीरिया है। अगले देश की अगर बात करें तो ये है आपका मोरिटानिया। मोरिटानिया की राजधानी क्या है? नुआखोसोत इसकी जो है राजधानी है। और मुद्रा का नाम अगर देखा जाए तो मुद्रा का नाम है इसका मोरिटानिया ओगिया। ये इसकी क्या है? मुद्रा है। और यहाँ के मोरिटानिया के राष्ट्रपति अगर पूछा जाए क्या है, तो मोरिटानिया के राष्ट्रपति है मोहम्मद ओल्ड घजोआनी। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद ओल्ड घजोआनी यहाँ के राष्ट्रपति है। मालावी की अगर बात करें तो मालावी की राजधानी क्या है? लिलोंग्वे। मुद्रा की अगर बात करें तो मालवियाई क्वाचा इसकी क्या है? मुद्रा है।
और राष्ट्रपति इसके कौन है? लाजर चकवेरा इसके क्या है? राष्ट्रपति है। क्लियर है? इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अफ्रीका में एक वन पाया जाता है जिसको क्या कहा जाएगा? अगर वहां के वन के मरुस्थल को कई बार पूछा जाता है, वन के मरुस्थल को क्या कहा जाएगा? तो वन के मरुस्थल को कहा जाता है हागर। और यहाँ पर वन पाया जाता है जिसको कहा जाएगा सहारा का बेसिन। सहारा के बेसिन में जो है वहां पर क्या पाया जाएगा? एक वन पाया जाएगा, सहारा बेसिन वन कहा जाएगा उसको। दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्र में जो है वो फैला हुआ वन है। क्लियर है? इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले जानकारी मिल रही है। जितने भी आप चैनल देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है? तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किसे बनाने की घोषणा की गई है? बिहार में दरअसल क्या है, बिहार में आपका एक ही टाइगर रिजर्व था जिसका नाम था महर्षि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो महर्षि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तो इसका पहला टाइगर रिजर्व था। अब यहां पर क्या है कि कैमूर टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। आपको पता ही होगा कि श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। आपने वो वाली मूवी देखी होगी जिसमें पुष्पा बाहु है, तो पुष्पा वाली मूवी में जो है वो इस वाले वनों का जिक्र हुआ है जिसमें लाल चंदन की तस्करी सबसे ज्यादा इसी वन में से की जाती है। तो आंध्र प्रदेश में है और भारत का क्या है? ये सबसे बड़ा क्या है? टाइगर रिजर्व है। क्लियर है? भारत का सबसे बड़ा ये टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है? भारत का पहला टाइगर रिजर्व है साहब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। आपको ये भी पता होगा ये कहां पर है, तो आप कह दोगे कि ये सर उत्तराखंड में है। कहां पर है ये? उत्तराखंड में है। क्लियर है इतना? अगले और कुछ आपके टाइगर रिजर्व के बारे में बताता हूं, जैसे कैमूर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछा जाए तो धौलपुर कलोली टाइगर रिजर्व है जो राजस्थान में है। भारत का 55वां जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का 56वां टाइगर रिजर्व जो है, मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया भी था, 56वां टाइगर रिजर्व जो है वो सरगुजा टाइगर रिजर्व है। वो कहां पर है? आपका छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में जो है आपका क्या है? सरगुजा टाइगर रिजर्व है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मैंने आपको बता दिया नागार्जुन सागर श्रीशैलम में है। और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है बोर टाइगर रिजर्व। और कहां पर है? बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। तो अब भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या जो है, बिहार के अगर टाइगर रिजर्व को जोड़ लिया जाए तो 57 हो गई है। अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे तो आपको टाइगर रिजर्व की संख्या 56 मिलेगी। आपको गूगल से भी पहले अपडेशन जो है हमारे द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है? अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत सरकार ने हिज्ब उत तहरीर के तहत किस अधिनियम पर प्रतिबंध लगाया है? दरअसल क्या है, आपका हिज्ब उत तहरीर एक जो है संगठन है और ये संगठन जो है इस्लामिक गतिविधियों का संगठन है और भारत ने इसके एसोसिएटेड कोचिंग रोकथाम अधिनियम पर जो है क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया कि ये संगठन किसी भी तरीके से अब भारत में क्या कर सकता है? भारत में किसी भी तरह की गतिविधि नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति इस संगठन का कोई सदस्य भारत में पाया जाता है तो उसको क्या माना जाएगा? आतंकी माना जाएगा। दरअसल इसके बारे में मैं आपको पूरी बात बताता हूं। तो भारत को ये जो है संगठन इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था और लगातार भारत के जितने भी मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको बरगला रहा था। तो भारत सरकार ने इस पर जो है इसलिए प्रतिबंध लगा दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि तहरीर जो है, अगर पूछा जाए कि एसोसिएटेड कोचिंग जो अधिनियम है ये कब स्थापित किया गया था? तो ये आपका 1953 में यरूशलेम में स्थापित किया गया था, ठीक है? हिज्ब उत तहरीर की अगर बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि हिज्ब उत तहरीर जो है ये कब बना, तो 1953 में, ठीक है? अगर बात करें कि इसका उद्देश्य तो मैंने आपको बता ही दिया है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये क्या है? ये जिहाद और आतंकी गतिविधियों के जरिए विश्व भर में इस्लामिक राज्य के खिलाफत जो है क्या करना चाहता है? शामिल करना चाहता है। इसके अलावा यरूशलेम, इजराइल जो है यरूशलेम को अपनी राजधानी बताता है और फिलिस्तीन जो है वो क्या करता है? वो यरूशलेम को अपनी राजधानी बताता है।
और ये दोनों आपस में जो है लंबे समय से लड़ झगड़ रहे हैं इस यरूशलेम के लिए ही। यरूशलेम जो है वो आपका यहूदी धर्म का एक पवित्र स्थल है और इस्लाम धर्म का भी एक स्थल है और ईसाई धर्म का भी एक स्थल है। धार्मिक स्थल होने की वजह से ये जो है बहुत ज्यादा विवाद में है। यहाँ की सबसे फेमस मस्जिद अगर आपसे पूछी जाए कौन सी है, तो यहाँ की सबसे फेमस मस्जिद जो है उसका नाम है अलक्सा मस्जिद। क्या नाम है? अलक्सा मस्जिद है। अलक्सा मस्जिद जो है यहाँ पर सबसे फेमस मस्जिद है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, सैन्य कमांडरों का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? सैन्य कमांडरों का शिखर सम्मेलन अगर आपसे पूछा जाए तो सिक्किम में क्या किया गया है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक में क्या किया गया है? भारत के सैन्य कमांडरों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और यहां पर भारत के जो आपसे पूछा जाए कि रक्षा मंत्री कौन, रक्षा मंत्री जो है यहां पर गए और रक्षा मंत्री आपको पता ही है कौन है आपके, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो है यहां पर क्या है, गए। इसके अलावा कुछ बातें हैं कि ये दूसरा कमांडर सम्मेलन जो है सिक्किम में आयोजित किया गया है। पहला चरण है इसका ये सिक्किम में है और इसका दूसरा चरण जो है वो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और वो आयोजित किया जाएगा आपका 28 से 29 अक्टूबर तक। क्लियर है? इसके अलावा यहां पर इसके विषय की अगर बात करें तो आधुनिक खतरों का मुकाबला करने के लिए नागरिक और सैन्य एकीकरण के राजनयिक और सूचना का किस तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं ये उस पर जो है काम किया जाएगा। ठीक, तो आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी है। आज इतने ही क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। एग्जाम सिलेक्शन 360 आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको सारी जानकारियां दे रहा है। आप ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। आज हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए जिससे हम और नए तरीके से आपके साथ जुड़े रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।